और नौजवान नाती को यूं ही नहीं खोया है, उसकी हत्या कर उसे मार दिया गया है। शरीर पर, बुजुर्गों का कहना है जो उनके दादा दादी हैं, शरीर पर जख्म के निशान, फर्श पर खून पड़ा हुआ था। पास की चद्दर की रस्सी को काटकर गले में बांधकर उस खील में ठोका गया था। नमस्कार, जोहार, मैं संजय सोनी हूं और आप देख रहे हैं द छत्तीसगढ़। द छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ की वो डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें हम छत्तीसगढ़ की जरूरी सूचनाएं, वो तमाम जानकारियां जो आप तक पहुंचनी चाहिए, पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और आज रविवार का दिन है, तो आज मैं एक ऐसी संवेदनशील मामले को लेकर सामने आया हूं जो शासन प्रशासन तक पहुंचना बेहद जरूरी है। पिछले दिनों मैं बालोद कलेक्ट्रेट के सामने से गुजर रहा था और कलेक्टोरेट, जहां पर हर कोई तकलीफ से जूझ रहा व्यक्ति न्याय की उम्मीद से पहुंचता है, और ऐसे ही लोगों की हमें कहीं ना कहीं तलाश होती है। हम बालोद कलेक्ट्रेट से, मैं और जो हमारे साथी हैं वो वहां से लौट रहे थे, तो ऐसे में हमें कुछ अपरिचित चेहरे नजर आते हैं जिनके चेहरे में काफ़ी ज़्यादा मायूसी छाई हुई थी, आँख काफ़ी भीगी हुई थी। तो हम थोड़े से आगे बढ़े, फिर गाड़ी रोककर फिर रुके और उनसे पूछे कि आप बालोद कलेक्ट्रेट क्यों पहुंचे हुए हैं। तो जो उनका जवाब था वो बेहद सन करने वाला था। आमतौर पर ऐसे जवाब की उम्मीद हमें होती नहीं है ऐसे जगहों पर। भिलाई से दो बुजुर्ग आए हुए थे, एक दादी और एक जो करीब 60-70 साल उम्र के रहे होंगे या फिर उनसे ज़्यादा ही रहे होंगे। दोनों के चेहरे में काफ़ी ज़्यादा मायूसी, काफ़ी खामोशी नज़र आ रही थी। जब हम रुके और उनसे पूछे कि आखिर मामला क्या है और आप न्याय के आखिर इस दरवाजे तक क्यों पहुँचे हैं, तो उनका कहना था कि उन्होंने अपना एक नौजवान नाती खो दिया है, और नौजवान नाती को यूं ही नहीं खोया है, उसकी हत्या कर उसे मार दिया गया है। लेकिन इसके बाद भी उन्हें न्याय नहीं मिला है। तो आमतौर पर जब भी हत्याएं होती है तो पूरा मामला सोचने पर हमें मजबूर कर देता है। हमने उन्हें पूछा, आप किस आधार पर कह रहे हैं कि हत्या हुई है। तो जो बुजुर्ग महिला, जिनका नाम गौतम बाई साहू, उम्र करीब 65 वर्ष से अधिक रही होगी, ये छावनी के रहने वाले हैं, वार्ड क्रमांक 41 छावनी भिलाई के रहने वाले हैं। अपने आवेदन के साथ एक तस्वीर दिखाती है, वो तस्वीर भी आपको दिखाऊंगा मैं। उस तस्वीर पर एक मृतक, एक जो शव है, उस मौत के दौरान जब वो डेड बॉडी जब पड़ी हुई थी, उस शव का फोटो खींचा गया है। उस तस्वीर को जब हम देखे तो कहीं ना कहीं हमें भी सोचने पर मजबूर होना पड़ गया कि क्या आखिर आत्महत्या इस तरह से होती है। पूरी कहानी बताऊंगा, लेकिन हर बार की तरह शुरू से शुरुआत करता हूं। कहानी की शुरुआत 1.5 साल पहले से होती है। 2024 जून, भिलाई के रहने वाला युवराज राम साहू, उम्र 22 वर्ष, अपने दादा दादी के साथ में रहता था, और पास के ही चंदन बोरकर नामक व्यक्ति जो ढाबे का संचालन करता है, उसे काम के लिए अपने साथ गुंडरती थाना क्षेत्र के डंगनिया स्थित चंदन ढाबा ले आया था। काफी दिनों तक काम चलता रहा, काम वाम सभी अच्छा रहा, लेकिन उनकी दादी का कहना है कि इस बीच पैसे को लेन देन को लेकर लगातार विवाद रहा है, और इस पैसे के विवाद के चलते कई बार अनबन भी हुई है। 12 सितंबर रात 10:30 बजे गौतम बाई साहू, जो बुजुर्ग महिला है, उसके पति भारत राम साहू के पास फोन आता है ढाबा संचालक चंदन का। चंदन कहता है कि आपके नाती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। जब ये बात कहता है तो कहीं ना कहीं उन बुजुर्ग जो दंपत्ति हैं, उनके पैरों तले से जमीन खिसक जाता है। आधी रात को ही वे किसी न किसी माध्यम से गुंडरदी के उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां पर ये पूरी घटना हुई थी। देर रात पुलिस प्रशासन भी पहुंचती है, उस रूम को सील किया जाता है।
सुबह उस रूम का ताला खोला जाता है, लेकिन जब ताला खुलता है तो उनके दादा दादी और जो परिजन थे वो उस दृश्य को देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि उन्हें यह मामला कहीं ना कहीं संदिग्ध नजर आता है। यह मामला फांसी या आत्महत्या जैसा प्रतीत नहीं होता है। यह कहना है बुजुर्ग दंपत्ति का। पूरा बयान भी आपको सुनाएंगे, लेकिन पहले आप तस्वीर देख लीजिए। तस्वीर में आप देखेंगे कि करीब 6 फीट एक कील से, जो कांड कील कहते हैं हम लोग, उसमें एक रस्सी बंधा हुआ है और जो शव है वो फर्श पर है। तो बेहद चिंताजनक बात है, बेहद संवेदनशील मामला है ये। और ये तो तय करना है जांच अधिकारी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पोस्टमार्टम करने वाले उन तमाम अधिकारियों को जो इस मामले को बेहद संजीदगी से जांच कर रहे हैं। लेकिन जो पीड़ित पक्ष का जो मामला है वो मैं आपको बता रहा हूं। शव नीचे पड़ा हुआ था, शरीर पर बुजुर्गों का कहना है, जो उनके दादा दादी हैं, शरीर पर जख्म के निशान थे, फर्श पर खून पड़ा हुआ था। पास की चद्दर की रस्सी को काटकर गले में बांधकर उस कील में ठोका गया था। तो कहीं ना कहीं पूरा मामला जो है वो फांसी जैसा इन्हें नहीं लग रहा था। शुरुआत में पोस्टमार्टम हुआ, शव का अंतिम संस्कार हुआ, बुजुर्गों को दिलासा दिया गया। जो बुजुर्गों का कहना है, आपको पूरी बयान सुनाऊंगा मैं। बुजुर्गों को कहा गया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद स्पष्ट हो जाएगा कि ये पूरा मामला आत्महत्या है या हत्या है। दोनों बुजुर्ग, जो गौतम भाई और उनके जो पति हैं, दोनों ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करते हैं। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है तो मामला बदल जाता है। गुंडरदी पुलिस इस मामले को आत्महत्या के रूप पर ही देखकर तमाम वो जो लोग जो इस मामले पर शामिल थे, परिचित थे, ढाबा संचालक थे, वहां के कर्मचारी थे, सभी से बयान लिया जाता है और इस मामले को पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर क्लोज कर दिया जाता है। लेकिन फिर भी आज 10 महीने हो चुके हैं और जो बुजुर्ग हैं उनके आंखों से झरता हुआ उस आंसुओं को देखिए, जो आज भी ये मानने को तैयार नहीं है कि उनका नाती आत्महत्या कर सकता है। आज भी वे वही कह रहे हैं कि ढाबा संचालक के द्वारा किसी तरह से या तो उनके बच्चे को मारा गया है या फिर किसी के हवाले से मार कर उसे टांगा गया होगा। और ये किसके आधार पर कह रहे हैं, ये क्यों कह रहे हैं? ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये ढाबा के अंदर, उस कमरे के अंदर पहली घटना नहीं है। इससे पहले 2 और मौतें हुई हैं जिन्हें भी आत्महत्या कहकर गुंडरदी पुलिस के द्वारा मामले को खत्म किया गया है। गुंडरदी पुलिस के द्वारा इस मामले को युवराज की आत्महत्या से पहले, या कहें युवराज की संदिग्ध मौत से पहले, 2 और मौतें उसी कमरे में, उसी स्थान पर सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर एक कमरे में 3 संदिग्ध हालात में मौत कैसे हो सकती। मामला बेहद संदिग्ध है और कहीं ना कहीं यही वजह है कि बुजुर्ग दंपत्ति जो हैं वो न्याय के चौखट पर, न्याय की उम्मीद से लगातार ठोकरें खाते हुए घूम रहे हैं। फिलहाल बुजुर्गों ने इस मामले पर पुनः फिर से जांच करने की अपील की है। वे एसपी ऑफिस पहुंचे हुए थे और प्रशासनिक दरबार में आकर मत्था टेककर उन्होंने कहा है कि अगर उनके नाती की हत्या हुई है तो उन्हें इंसाफ जरूर मिलना चाहिए। हम भी यही उम्मीद करते हैं कि सरकार और प्रशासन इस मामले पर निष्पक्षता से जांच करे और अगर उस युवक की हत्या हुई है तो इंसाफ, उस मृत आत्मा का भी हक बनता है कि उसे इंसाफ मिलनी चाहिए। और इस पूरे मामले पर हमने तत्कालीन थाना प्रभारी टीआई वीणा यादव से भी बात की। उनका कहना था कि वे उनके इस घटना के बाद से महज 10 दिन और थाने में रुकी, उनके बाद उनका स्थानांतरण हो गया। और इस मामले पर, इस पूरे प्रकरण की जो जांच करने वाले एएसआई साहू, पूरा नाम आपको बता देता हूं, डोमन साहू, जो अभी थनौस थाने में पदस्थ हैं,
उनसे भी इस प्रकरण पर हमने बात की। उनका कहना है कि ये मामला कहीं ना कहीं संदिग्ध नहीं है। जो मृतक है वो नशे का आदी था, क्योंकि उनके माता पिता नहीं हैं, दादा दादी के साथ रहते थे और उनका कोई देख रेख करने वाला नहीं था, इसलिए जो युवक है वो नशे के गिरफ्त में चला गया था। और ये कहीं ना कहीं नशे के हालात में ये जो घटना है इसे कारित किया है। लेकिन पूरा मामला मैं अभी भी कह रहा हूँ, इस पूरे मामले की फिर से जांच होनी चाहिए, क्योंकि वो जो बुजुर्ग हैं उन्हें एक आस है कि ये मामला फिर से फाइलें खुलनी चाहिए और उन्हें न्याय मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं यह थी बालोद जिले की सबसे बड़ी इस हफ्ते की खबर जो हमें आप तक पहुंचानी थी। और इस मामले पर आगे और क्या कुछ अपडेट आता है, किस प्रकार से क्या फाइल वापस खुलती है, क्या पुनः इस मामले पर जांच होती है, सरकार प्रशासन इस मामले पर क्या कुछ संज्ञान लेते हैं और क्या कुछ मामला निकल कर आता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बरखा वासनिक की भी खबर हमने दिखाई थी। शुरुआत में पूरा मामला हादसे का लगा, लेकिन उनकी परिवार, उनकी बहन प्रियंका, उनके भाई शुभम जो भिलाई दुर्ग के रहने वाले हैं, उनकी जीत थी और उनके जीत के आधार पर ही फाइल खुला, जांच दूसरे आधार पर शुरू हुआ। और बरखा वासनिक का पति इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का इंजीनियर आज सलाखों के पीछे है। अगर उनका परिवार जिद नहीं करता तो कहीं ना कहीं बरखा वासनिक भी, ये जो पूरा मामला था एक सड़क हादसा कहकर इसको खत्म कर दिया जाता। तो हमें उम्मीद है कि इस मामले पर फिर पुनः एक बार फाइल खुलनी चाहिए, क्योंकि मौत सिर्फ युवराज की नहीं है, 3 और मौतें वहां पर हुई है। तीनों मौतें जो हैं संदिग्ध बताई जा रही है, इसलिए पूरे मामले का निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। आगे जो भी अपडेट आएगा हम द छत्तीसगढ़ के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, शुक्रिया। हुआ चंदन ढाबा में काम करत रही थी। चंदन ढाबा वाले हमारे हिराज को मार दिया, फांसी लगा के मार दिया हमारे हिराज को। पैसा नहीं दिया को पैसा, 6 महीना काम किया। मेरा एक जन हिराज रहू। कब के घटना है? 12 तारीख के हरे। कौन है? मेरा हिराज साहब मेरे नाती है। एक जन नाती है मेरे हिराज साहब। वही मत पलैया में किराया घर में रथों में है और कहूँ नहीं मेरे आगे पीछे। तो कैसे टिप्स मारे है? काबुल पैसा मांगी तो पैसा नहीं देते, कैसे मारे है बे। शिकायत करे हो? कहाँ करे हो? मैं बालोद में क्यों गाँव गुंडा देम क्यों गाँव में दे बोल रहे मैं कहूँ कल जागा जागा जात कहूँ हमारे मन के सुनैया नहीं है, गरीब के कोई सुनैया नहीं है। तो अभी क्या चाहते हो? उसको अंदर चाहत में, चंदन बाबा को अंदर चाहत हूँ। आपका नाम बताओ। मेरा नाम चंदन ढाबा में मोर नाती हुराज हम सब हुआ काम करवाने के लिए चंदन लेके जिसे 6 महीनों तक से काम करे हैं। पैसा मांगने के बाद में वो मार पीट के फांसी लगा गए हैं। उसके बाद 9:30 बजे रात में मैं फोन करी, मैं 3:30 बजे रात को मैं बस में पहुंचे हूँ यहाँ पे। उसके बाद में देखे वो घटना तो पूरा पैर नीचे में रखा रहा है, कांट खिला में फांसी लगा रहा है चादर के कपड़ा धागा में, मार पीट के और पूरा खून का हाथ में गोर में पूरा चोट रही से। अभी का मैं बोला खाली अंदर जेल करवाने के लिए चाह रहा हूँ, बस इतना मोट विनती है। कहाँ शिकायत करे? मैं कई बार यहाँ बालूद में कागज दे चुके हूँ FCCS के पास, कम से कम 20 टन कागज दे चुका हूँ मैं। सब में साइन करके मोला FCCS के साथ दे कागज सब रखा हुआ मैं कागज। तो नाती अकेले रही? नाती एक रही शिवराज राम साहू में। माता पिता? तो माँ अलग नहीं, होकर माँ होकर बाप ही सब अलग है। मैं 3 साल रही तब से मैं दादी ज्यादा पाले हूँ। क्या नाम है? भारत राम साहू।